अस्सलाम वालेकुम। बाई इलेक्शन में नून लीग को बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल होगी, बल्कि कौमी असम्बली के अंदर PMLN की एक ऐसी पोजीशन है कि जहां पर पीपल्स पार्टी अगर किसी स्टेज के ऊपर इनसे थोड़ा फासला भी इख्तियार करना चाहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर भी बाकी इत्तेहादी जमातों को साथ शामिल रखते हुए PMLN इस पोजीशन में होगी कि सादा अक्सरियत से किसी कानून को पास कर सकती है। वैसे तो पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह का है कि आपके पास 10-20 सीटें भी और हुकूमत में आप बैठ जाएं तो अक्सरियत वाली पार्टी के बंदे तोड़कर भी आप कानून साजी कर लेते हैं। उसकी मोस्ट रीसेंट एग्जांपल्स हमें मिलती हैं आइनी तरमीम के मौके के ऊपर, जहां पर नंबर कम थे, एक बंदा अपोजिशन का तोड़ना पड़ा, 2 बंदे तोड़ने पड़े तो आसानी से वोट भी डलवा लिया, सारा कुछ हो गया। कानून मौजूद है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद सारे काम हो गए। तो पाकिस्तानी निज़ाम में ये वो ऐसी मोम की नाक है जिसको चाहे आप इधर मरोड़ लें चाहे उधर मरोड़ लें। लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम था, टर्न आउट बहुत थोड़ी रही और उसका एक नो ट्रस्ट का इजहार भी होता है सिस्टम के ऊपर। आमतौर पर बाई इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हाई टर्न आउट नहीं हुआ करता, लेकिन जहाँ पर 6 कौमी और 7 सूबाई के हल्के आ जाएँ और लाहौर जैसे शहर में इलेक्शन हो रहा हो तो बंदा सोचता है कि इसमें वोट तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वोट नहीं पड़ा। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा बाकी जगहों से बाई इलेक्शंस का बाइकआउट कर रखा था। तो अगर इंडिपेंडेंट हैसियत में कोई उम्मीदवार था भी तो पीछे से पार्टी की सपोर्ट मौजूद नहीं थी, तो उस वजह से भी लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें नज़र आता है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इस बाई इलेक्शन का मजमूई नताइज के ऊपर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान में जो एक कानून साजी की अभी रिसेंट हफ्तों के अंदर हमने एक देखा है कि नई वेव है, 27वीं आइनी तरमीम पास हुई है, उसके नतीजे में कुछ एक्ट जो हैं वो अमेंड होंगे। मुमकिन तौर पर 28वीं आइनी तरमीम जिसके ऊपर बहुत शोर मचता है कि वो भी आने वाली है, उसमें क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। NFC वार्ड एक थॉर्नी इशू है, उसको एड्रेस करना पाकिस्तान का मुफाद है। बाय द वे कोई भी पार्टी करे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, PMLN करे या PTI करे, लेकिन उसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। इसलिए दुरुस्त करना पड़ेगा कि फेडरल लेवल के ऊपर इस NFC वार्ड को जब से हमने शुरू किया है उसके बाद से बजट डेफिसिट में इस तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ और बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए कर्ज़े लेने पड़ते हैं बैंकों से, तो उतनी ही तेज़ रफ्तारी के साथ बैंकों के कर्ज़ों में इजाफा हुआ। अगर 8,000 अरब का बजट डेफिसिट हो तो 8,000 अरब बैंकों से उधार लेते हैं तो फिर उसको फाइनेंस करते हैं। तो हम एक अनसस्टेनेबल ऐसे मॉडल के अंदर फंस गए हुए हैं जिससे बाहर निकलने के लिए हमें उस बेसिक NFC मॉडल को रिव्यू करना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबल बनाए उस चीज़ को, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वफाक और सूबों के दरमियान। तो दोनों इशूज़ को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत है फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर है। आपको सर खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जो बाई इलेक्शन के नताइज हैं उसमें तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर हैं, वो जीत गए हैं। साबिक वज़ीर नाज़िर रांझा के बेटे सुल्तान रांझा जीत गए हैं। कर्नल नसीम न्याजी उनके बेटे अली हैदर न्याजी, भतीजे उनके अली हैदर न्याजी, वो जीत गए हैं। साबिक वज़ीर अख्तर नवाज़ खान के बेटे बाबर नवाज़, उन्होंने NA 18 हरीपुर से इलेक्शन जीता है। राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल ने जीता है। राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार, उन्होंने इलेक्शन जीता है। और इसी तरीके से कुछ और भी अजीज़ो कारब हैं PMLN वालों के। हमारे साथ ही डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, खुद ही जवाब देंगे। सर, काफ़ी अजीज़ो कारब की तादाद में इजाफा हो गया असम्बली के अंदर। देखिए मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ो अकारब जो हैं वो ज़ाहिर है कुछ फैमिलीज़ जो पॉलिटिक्स के अंदर होती हैं और उनकी आगे जब कोई ऐसा मौका आता है तो ये तो होता है, हर शोबे में होता है कि उनके बच्चे अगर इस काबिल हैं कि वो कंटेस्ट कर सकें और अपना मेहनत से अपना नाम मनवा सकें तो वो आते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो सियासत है ना, ये बड़ी मुश्किल खेल का नाम है। इसमें अगर आप में सलाहियत नहीं है तो आप सिर्फ अपने बड़ों के नाम की वजह से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। शायद आपको एक आध मौका मिल जाए जिससे मैं कहूँगा दाशा लग जाए, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। और फिर एक और तल्ख बात इस खेल के बारे में आपको बता दूं कि ये दौड़ते हुए घोड़ों का खेल है। इसमें वो घोड़ा पीछे रह गया, गिर गया, कोई आपके लिए रुकेगा नहीं कि जनाब हम इसको उठाएं देखें। तो इसलिए ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। तो लिहाजा ये इल्ज़ाम लगा देना जनाब के, या ये कह देना जी कि फ़लाँ किसी का रिश्तेदार है वो आ गया है, अगर तो उसमें दौड़ने की सलाहियत है और मुसलसल मेहनत की सलाहियत है तो वो टिकेगा नहीं, साइड लाइन हो जाएगा। सर, लेकिन फरवरी 2024 में भी और अभी बाई इलेक्शन में भी ये जो फॉर्म 45 और 47 का रौला है वो दाग नहीं अभी धुले, वो मौजूद है। अभी फरवरी वाले बाकी थे तो अभी दोबारा लोगों ने फिर नारे मारे। हाँ मलिक साहब, मैंने तो कोई इस इलेक्शन में धांधली के ऐसे इल्ज़ाम नहीं सुने फ्रेंकली। वो कोशिश नहीं की अब? नहीं। अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ, इस वक्त जो इल्ज़ाम लग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ज़ाहिर है वो यही है कि जी हमने तो बाइकआउट किया हुआ था, हम तो थे नहीं, मैदान खाली था, जो आपने ख़ुद भी कहा टर्न आउट कम था।
तो मुख्तसर 2-3 चीज़ें अर्ज कर देता हूँ। 22% टर्न आउट है नेशनल टर्न असेंबली आउट हमेशा बाई इलेक्शन में कम होता है। 22 भी नहीं होता सर, वेरी बैड। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, 15-15 भी हुए हैं। मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि पिछले अदवार में आप देखें 10-15 साल पहले जो बाई इलेक्शन हुए हैं इमरान खान के दौर में हुए हैं, टर्न ओवर बाई इलेक्शन का इसलिए कम होता है कि लोकलाइज्ड फिनोमेना होता है। ये एक ज़िले में भी इलेक्शन हो रहा है ना, तो लोकलाइज्ड एक कोने में हो रहा है। जनरल इलेक्शन पूरा मुल्क चार्ज होता है, हीटअप होता है, लड़ाई हो रही होती है, पॉलिटिकल लड़ाई हो रही होती है, लिहाजा दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2 सीटों का आपने कहा, एक 2 सीटों पे इन्होंने ओपनली कंटेस्ट किया तहरीक इंसाफ ने, एक हमाद अजहर साहब वाली सीट और दूसरी जो है उमर अयूब वाली सीट। उमर अयूब वाली सीट जो है उस पर तो सारी उनकी इंतज़ामी मशीनरी अपनी, उनके कमिश्नर्स अपने, उनकी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी अपनी, और आपको पता है कि सीएम ने तो बड़ा खुल के वहाँ पे धमकी भी दी इलेक्शन कमीशन को भी और उन्हें भी कि किसी ने कोई गड़बड़ की है वो सारा आपको पता है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया उन्हें। उनकी मौजूदगी में अगर उन्हें वहाँ पर शिकस्त हुई है तो उन्हें सिर्फ ये कह देना जी धांधली होगी। आपको सोचना चाहिए कि 15 साल से केपी के लोग आपको वोट दे रहे हैं वहाँ पे, तीसरी टर्म है उनकी, कभी किसी जमात को 2 टर्म्स मिली, इनको तो तीसरी मिली है। उसमें गौर नहीं करेंगे कि हमारी वहाँ पे हो सकता है कि परफॉर्मेंस ना होने की वजह से लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हो, वो सोच ही नहीं है। एक सवाल मैं सिर्फ करता हूँ कि अभी इन्होंने वहाँ पे इमरान खान की डायरेक्शन पे चीफ मिनिस्टर को चेंज किया, कभी आपने एक जुमला सुना किसी इनके लीडर से या इमरान खान की तरफ से कि ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा था, इसकी कारकर्दगी केपी की आवाम के लिए अच्छी नहीं थी? किसी ने नहीं कहा। हर एक ने क्या कहा कि चूंकि ये इस्लामाबाद पे मुसलसल चढ़ाई करने में नाकाम रहा है और इसके जो हमले थे इस्लामाबाद पे वो नाकाम रहे हैं, इसलिए एक नया बंदा लेके आ रहे हैं जो अच्छे हमले करने की सलाहियत रखता है। ये पीटीआई के लोगों की ज़बानी है, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा। तो जहाँ पे ये आपकी नज़रिया हो कि जिसने इंतशार या फसाद आपकी नज़र में ज़्यादा फैलाना है उसे आपने चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना है, परफॉर्मेंस आपकी जो है यानी किसी लिस्ट में है ही नहीं, और आपकी टोटल, बस ये मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, जो वो होता है सियासत का जो एक नज़रिया होता है वो फितना फसाद इंतशार शुरू से, अभी से नहीं शुरू से हमेशा, कभी किसी के मूँछों से मरोड़ूंगा, इमरान खान के आपने सुने होंगे कि इसको अंदर कर दूंगा, आईजी को उल्टा टांगूंगा, फलां को ये कर दूंगा, फलाना डीजल है। ये जिसकी सियासत का तुर्रा इम्तियाज हो एक दिन उसे ये दिन देखना पड़ता है। और हमने अपने, अगर मैं बात करूं, ये भी बस सिर्फ एक जुमला है कि वो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी हो, वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी हो, देखिए रिलेटिव टर्म्स हैं, इनमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, ला रहे हैं, लेकिन अब तक की कारकर्दगी से लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है और कम अज़ कम इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया है कि ये वो टीम है, वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जो आगे जाके इंशाल्लाह ताला जिन टारगेट्स की हम बात करते हैं हम उन्हें मजीद अचीव करेंगे। सर ये वैसे कहना काफ़ी मुश्किल बात है कि लोग आपकी कारकर्दगी से मुतमईन है। अगर आप लाहौर में मेरे साथ जाके सर्वे करेंगे तो 100 बंदों को मैं रोक के रैंडमली क्वेश्चन करूंगा तो आपको 99% गैर मुतमईन मिलेंगे, मुतमईन वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नहीं, आप बंदे छांट के फिर सर्वे करेंगे, छांट के रैंडम सर्वे करें, मैं आपके साथ जाऊंगा, दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। शफी जान साहब मामले खसूसी बराए इतलात हैं केपी गवर्नमेंट से हमारे साथ, और इसके अलावा पलवश शाह खान है, सेनेटर पलवश शाह खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शफी जान साहब, जो हरीपुर का इंतखाबी नतीजा है उससे आपको लगता नहीं है कि पार्टी को सेटबैक हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, जो कल हरीपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है अकॉर्डिंग टू नून लीग और अकॉर्डिंग टू फॉर्म 47, अगर आप फॉर्म 45 की बात करें तो फॉर्म 45 में हम 30,000 से ज़्यादा लीड पे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह 8 फरवरी को नून लीग ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इस पाकिस्तान के जो इमरान खान का मैंडेट था उस पर जिस तरह डाका डाला, तो वही कहानी दोबारा रिपीट की गई है और फॉर्म 47 की रिज़ल्ट को जो है वो अवेज़ा कर दिया गया है। मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल नदीम साहब बताऊँगा कि जी जो RO थे और जो DRO थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नॉमिनी थे, उन्होंने उनको तैनात किया था। जहाँ तक ये कहते हैं कि जी हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट है और जो हमारी गवर्नमेंट को बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है इस पूरे इलेक्शन में, ये तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं और मैं सवाल इनसे भी बनता है और इस सवाल में आपके पास भी नदीम साहब छोड़ के जा रहा हूँ कि डे 1 से लेके कल रात तक हम कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई जो हुकूमत थी उसने कोई असर अंदाज होने की कोशिश ही नहीं की। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, यहाँ पे कैप्टन
सर हारे क्यों, आपने उसकी वजह नहीं बताई मुझे। कैंपेन कर रहे थे शफी जान साहब, हारने की जो वजह थी, हारने की जो वजह, लेकिन आप हारे क्यों? हरीपुर वाली शिकस्त थोड़ी सी मुश्किल है समझना, वो आपका हल्का था और आपकी गवर्नमेंट भी है। आमतौर पर सूबाई हुकूमतें जहाँ हों, वो आमतौर पर नदीम साहब मैंने पहली बात की है कि नदीम साहब मैंने पहले कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी जो लीड है वो 30,000 से ज़्यादा है। ये जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, आज मैंने फॉर्म 45 हो तो मुझे आप भेजें, मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ। जी मैं आपको भेज भी रहा हूं, और मैंने कुछ देर पहले एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें मैंने हमारा एक पोलिंग स्टेशन है 179, उस पे जो हमारे वोट हैं जो हमारे पास फॉर्म 45 पे है वो अलग है, और जो आरओ ऑफिस में डैशबोर्ड पे पंच करते हैं तो वही पोलिंग स्टेशन 179 उसके नंबर्स अलग हैं। जो हम लोग फॉर्म 45 आरओ ऑफिस लेके गए, वहाँ पे इनके पास, इनके आरओ के पास, इनकी डीआरओ के पास बने बनाए फॉर्म 45 थे, और वो वही डैशबोर्ड में पंच कर रहे थे। तो जो हमारे पास फॉर्म 45 है उसमें इनके पोलिंग एजेंट की भी साइन है, हमारे पोलिंग एजेंट की भी साइन है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी साइन है। इन्होंने आखिरी रात जो है आरओ ऑफिस जो है वो डिग्री कॉलेज से मुंतकिल कर लिया, और वहाँ पे एक ग्राउंड है कलाबट में, वहाँ इन्होंने आखिरी रात आरओ ऑफिस को मुंतकिल किया। उस ग्राउंड में इन्होंने खंदकी खोदी, उस ग्राउंड के चारों तरफ खंदकी खोदी गई, खाकदार तारे लगाई गई। उसके बाद हमारे लोगों को इन्होंने आरओ ऑफिस से निकाला। उसके बाद जो है ने उस आरओ ऑफिस को टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद इन्होंने हमारे फॉर्म 45 को रद्दी की टोकरी में फेंका, और बने बनाए फॉर्म 45 के जो रिजल्ट्स थे वो अपने डैशबोर्ड में पंच किए, उसके मुताबिक ही जीत गए हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक 35,000 हमारी लीड है। पल्लव शाह खान, मैं वैसे 5 इलेक्शन लड़ चुका हूँ कौमी असेंबली के जी। मैंने पहली दफ़ा, मेरे भाई ने कहा है कि वो ग्राउंड था, वहाँ आरओ ऑफिस कायम किया गया। मैंने पहली दफ़ा ये सुना है कि किसी ग्राउंड में आरओ ऑफिस कायम किया जा सकता है। बिल्कुल, मेरे लिए एक नई बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काला बट में है, ये बिल्कुल काला बट में है। आपके पास उसकी फुटेज है? क्योंकि मैंने वो जगह देखी नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर तो हो तो वो भी जी, मैं आपको फुटेज शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके प्रोड्यूसर को भेज रहा हूँ। आप करिए, आप भेजिए, प्रोड्यूसर साहब को भेजिए। आप पल्लव शाह खान, आप बताइएगा, ये इंतखाबी नतायज क्या जाहिर करते हैं कि PMLN बहुत मकबूल हो गई है, या 22% लोगों ने जो वोट डाला है उससे क्या जाहिर होता है कि लोगों का इत्माद उठ गया इस निज़ाम से? देखिए, एक तो जाहिर है इसमें थोड़ा टर्नआउट जो है लोगों का इंटरेस्ट शो करता है, वो तो नहीं है। ये बात भी ठीक है कि अगर कोई बाई इलेक्शन होता है तो उसमें टर्नआउट कम होता है, लेकिन वो बाई इलेक्शंस जो होते हैं वो एक आध सीट पे होते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शंस हो रहे हो तो एक इलेक्शन सेमी जैसे कहते हैं मिनी इलेक्शन का जो है ना वो एक माहौल सा बन जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग नहीं निकले, और बाई इलेक्शंस पर जो है वो मकबूलियत का भी मैं समझती हूँ दावा जो है वो मुनासिब नहीं है। बाई इलेक्शंस वैसे ही जो हुकूमती जमात है उसकी तरफ टिल्टेड होते हैं, और अगर PMLN समझती है कि ये कोई रेफरेंडम है, जैसे इनकी लीडरशिप ने कहा, या इससे कोई गैर मामूली मकबूलियत इनकी तरफ आवाम की लीन हो गई है, तो वो ठीक है, वो समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने जीते हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई आइडियल इलेक्शन नहीं है, और एक को कि हम अभी शायद एग्री ना करें, लेकिन अकेले में शायद अगर सियासी वर्कर्स एक दूसरे से बात करें तो वो ज़रूर इस बात पे मुतफिक होंगे कोई आइडियल इलेक्शन नहीं, इसकी टर्नआउट इंतहाई लो है, और ये भी कि इस किस्म के इलेक्शंस पर जो है ज़्यादा शादियाने नहीं बजाने चाहिए। मगर अब आप देख लीजिए कि जो PTI वाले हैं वो इसकी शफाफियत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उनका बाइकआउट था, लेकिन 2 हल्के, एक मियाँज़र वाला हल्का और दूसरा ये हरीपुर वाला हल्का, क्या आपको लगता है कि शफाफियत जो है वो मेन फैक्टर रही है इन दोनों हल्कों में PTI को कम वोट पड़ने में? देखिए, मैंने मियाँज़र के हल्के को फॉलो नहीं किया सच्ची जो बात है, मैं इस पर कोई इतनी साइब राय नहीं दे सकती। शफाफियत का जो इशू है वो तो PTI को या दूसरी पार्टीज़ को भी, हमारे भी एक कैंडिडेट दोस्त खोसा साहब ऐसे ही बातें कर रहे हैं,
और उन्होंने शायद अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की, और अगर वो जाते हैं अपनी शिकायत लेके ईसीपी तो पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। और हर जगह देखिए शफाफियत इस मुल्क के इलेक्शन में कभी हुई भी नहीं, और ना आइंदा आने वाले कई इलेक्शंस में नज़र आती है। तो यहाँ तो वही हालात है नदीम मलिक साहब, जो चलते रहते हैं, जो पावर में होता है उसको एक एज ज़रूर हासिल होती है। और गो के आजकल बहुत खुली धांधली करना मुश्किल हो गया है सबके सामने, लेकिन जाहिर है जहाँ नए नए तरीके आते हैं वोट को काउंट करने के, वहाँ नए नए तरीके दूसरी धांधली के भी सामने आ सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि बहुत पुरजोश और क्या कहना चाहिए, एक आइडियल इलेक्शन नहीं था। अगर मैं अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेन करके और हदूद में रह के बात करूँ, मैं इसे कोई आइडियल इलेक्शन नहीं समझती। आपने लेकिन कहा कि जो सूबाई हुकूमत हो उसके नीचे बाई इलेक्शन जीतना आसान होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो मेरे ख्याल में 14 हल्कों में बाई इलेक्शंस हुए थे कौमी और सूबाई के, और एक सियालकोट वाली सूबाई की नशिस्त जो थी वो PMLN हार गई थी, बाकी सारी नशिस्तें इन्होंने जीत ली थी। उल्टा था, मतलब इवन KP से भी उनकी हुकूमत थी, लेकिन जाके PMLN ने इलेक्शन जीता था, अपोजिशन में बैठे हुए इलेक्शन जीत लिया था। तो डॉक्टर तारिक साहब उस वक्त ये नताइज थोड़े से उलट आए थे, लेकिन उस वक्त फॉर्म 45 और 47 का रौला नहीं था। अभी एक नया फिनोमेना है फरवरी 2024 के बाद से। मलिक साहब, जितने भी इलेक्शन हुए ना, अगर आप माजी करीब में देखें, माजी बैद में भी चले जाएंगे तो उन इलेक्शंस के भी अपने अपने एक नाम थे। ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, जैसे आप कह रहे हैं 2024 में, इसमें ये कहा गया जनाब कि ये फॉर्म 47, जो उससे पिछला इलेक्शन था इमरान खान जिसमें बज़ाहिर जीते थे 2018 का, उस इलेक्शन का क्या नाम दिया गया था? वो उस वक्त रात को निज़ाम बैठ गया था ना, जो वो कंप्यूटर वाला, वो निज़ाम बैठ RTS बैठ गया था। और 13 में वो आरओ इलेक्शन था। 13 में वो आरओ इलेक्शन था, आप जीत गए थे जी। तो कोई ना कोई चीज चलती है हर इलेक्शन में ना, एक फार्मूला नया दरियाफ्त हो जाता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम हर इलेक्शन के ऊपर रहा है। इल्ज़ाम में कुछ सच्चाई भी होती है। देखिए, सच्चाई किस में कितनी है उसका अदालतें फैसला करती हैं। अदालतें नहीं कर सकती। क्यों नहीं करती? नहीं कर सकती। देखिए मेरी बात सुने, उसका फोरम यही है, इलेक्शन कमीशन फोरम है, लेकिन कर नहीं सकता फैसला। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर आप कोई ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे सकते हैं, ना उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये है जो अल्टीमेट मैं आपको आर्गूमेंट अपना देना चाह रहा हूँ। बाकी अभी आप देखें कि कम से कम 4 हल्के ऐसे हैं, अगर उनकी बात को मैं तस्लीम भी कर लूँ तो फिर भी 4 हल्कों पे तो क्लीन स्वीप विक्ट्री है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। MPs के 6 हल्के हैं, क्लीन स्वीप विक्ट्री है मुस्लिम लीग नून की। 13 में से 2 हल्कों की वो बात कर रहे हैं, यानी 11 हल्कों के ऊपर वो तस्लीम कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जीती है और ठीक जीती है। बाइकआउट किया। अच्छा, जो बाइकआउट था वो ये था कि इनके उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वहाँ पे लड़े हैं। किसी ने कहा जी मैं 804 का उम्मीदवार हूँ, किसी ने कहा कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ, लड़े हैं। ये नहीं हुआ कि इन्होंने बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। और दूसरी बात ये है, तारिक साहब का जो भाई है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ जी, वो बिला मुकाबला, उसके मुकाबले में कोई नहीं। अब बात ये होती है कि जो लोकल कैंडिडेट होते हैं ना, चाहे पार्टी उन्हें सपोर्ट ना करे, सपोर्ट ना करने का मतलब उन्हें टिकट ना दे, लेकिन वो अपने धड़ों को इंटैक्ट रखने के लिए, ये मैं आपको सियासी बात कर रहा हूँ, कभी भी मैदान खुला नहीं छोड़ते। इनके जितने भी उम्मीदवार थे जो नाहल हुए या अदालतों से जिन्हें सज़ा हुई और ये सीटें खाली हुई, उन्होंने अपने नुमाइंदे ज़रूर खड़े किए सिलेक्शन। मैं आपको एक एक हल्के की रिपोर्ट दे दूंगा। वो किस लिए? देखें, अगर आप छोड़ दें, बाइकआउट कर दें, जो मैडम मरियम ने भी आज कहा, आप अगर बाइकआउट कर दें, आपके जो ग्रुप और धड़े होते हैं जो साल से आपके साथ चल रहे होते हैं, वो किसी न किसी जगह अटैच हो जाते हैं। उन्हें आप फिर दोबारा डिसएंगेज करके अपने साथ लगाना आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। ये जो ग्राउंड लेवल की या स्ट्रीट लेवल की पॉलिटिक्स होती है, उसमें हमारा ये सबसे बड़ा इशू होता है कि जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं साल से, मैं उन्हें मैदान में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं एक ज़रूर खड़ा करूँगा अपना नॉमिनी, कोई फैमिली में से, अपने को दोस्तों में से, कोई पॉलिटिकल वर्कर, ताकि आपका सिस्टम इंटैक्ट रहे। तो ये इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बंदे बिल्कुल नहीं खड़े किए और मैदान खाली। शफी जान साहब, अब आपके पास हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि हरीपुर आपके लिए सेटबैक है। लाहौर वाले इलेक्शन में बहुत थोड़ा वोट पड़ा, आपके जो भी इंडिपेंडेंट था या जो भी कैंडिडेट था बहुत थोड़ा वोट पड़ा, तो आपके लिए सेटबैक तो है, वोटर आपका नहीं बाहर आया, थोड़ा सा डिस्करेज हो गया जो हालात हैं कुछ अरसे से। फिर ये एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन ये भी है कि ये वो लोग थे, वो सीटें थी ज़्यादातर जो 9 मई की सज़ाओं के बाद खाली हुई थी, तो आपका वोटर हो सकता है कि वो
दिल भी छोड़ बैठा हो कि यार पहले तो 9 मई में सजाएं हो गई हैं सारों को, अब जाने का क्या फ़ायदा। ये भी फैक्टर हो सकता है। नदीम साहब, जो पंजाब का डायनामिक्स है इस इलेक्शन में वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन था हरीपुर का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ तक हरीपुर के इलेक्शन की बात है तो हम यहाँ की चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक रेफरेंस भेजेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें तमाम जो हमारे पास सबूत हैं वो लगाए जाएंगे। और जहाँ तक पंजाब की बात है, मेरे भाई तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि जी हमने वहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया है, तो ये बड़ी एक मज़ाहिया से बात उन्होंने की है, क्योंकि वहाँ पर तो मुकाबला ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था। वहाँ पे दोनों ही मुस्लिम लीग नून से लड़ रही थी। अगर इनका ये कहना है कि जी हमने बड़े काम किए हैं और हमारा बयानिया बड़ा पॉपुलर है और हमने वहाँ पे मरियम नवाज़ बड़े अच्छे काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट में हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो फिर 1 to 9 पे जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस क्यों नहीं दी गई? वहाँ पे कुछ दिन पहले ही, इलेक्शन से 2 दिन पहले, हमारे लाहौर के सदर को उठाया गया, वहाँ पे हमारे बैनर बैन थे, वहाँ पे इमरान खान की तस्वीर पे पाबंदी थी, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई इलेक्शन मटीरियल जो था वो अवेज़ा नहीं किया गया। अगर अवेज़ा हो भी जाता था तो अगले घंटे रिमूव हो जाता था। वहाँ पर हमें रैली करनी नहीं दी गई, वहाँ पर हमने कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं की। अगर ये इतनी ही पॉपुलर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है या इमरान खान की जो तस्वीर है उससे इतने खौफज़दा क्यों है? ये इन्होंने हमेशा अंपायरों के साथ मिलके ही गेम खेली है और वही गेम खेलना ये चाहते हैं। जान साहब, आपकी सारी बातें और शिकायतें दुरुस्त होंगी, लेकिन मैं फरवरी 2024 में आपके तकरीबन जो बेशतर पंजाब के हल्के थे गया था, आपके उम्मीदवार छुपे हुए थे और निशान भी ऐसे ऐसे थे, चिमटा, कोई जूता और किसी को बैंगन और किसी को थाली, कि पता ही ना चले कि पीटीआई का बंदा ऐसे ऐसे थे, और वो अंडरग्राउंड थे। इसके बावजूद मैसिव सपोर्ट थी पीटीआई के लिए, मैसिव सपोर्ट थी। बाद में फॉर्म 45 47 का क्या हुआ, मैं उस तफसील में नहीं जाता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो जो देखिए टर्न आउट का भी तो इशू है ना। टर्न आउट रहा ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाइकआउट का ऐलान किया था। तो पूरे पंजाब में जो टर्न आउट है वो 5 का वोट है, वो है 63,000, वो 63,000 और आपका है 6,200, तो वो कोई मुकाबला तो है ही नहीं है ना। ये 1 to 10 सर, तो वहीं भी वहाँ भी तो फॉर्म 47 की गेम डाली गई है ना। टर्न आउट इतना था ही नहीं, 5 से 10% टर्न आउट था, तो इसमें इतने वोट कैसे आए? तो ये वही फॉर्म 47 वाली गेम वहाँ भी डाली गई है। टर्न आउट ना होने की वजह से इन्होंने जो फॉर्म 45 है उसका डेटा ही पंच नहीं किया और अपनी मर्जी से फॉर्म 47 बना के दे दिया। अच्छा, एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हरीपुर NA-18 हरीपुर से नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज़ खान जो कामयाब हुए हैं हमारे साथ हैं। बाबर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इंतखाबी नताइज के हवाले से दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। नून लीग का दावा यह है कि हमें भारी सपोर्ट हासिल थी। मरियम ने कहा कि हमने पीटीआई के घर में घुस के उनको शिकस्त दी है, लेकिन पीटीआई कह रही है कि फॉर्म 45 और 47 का कारनामा है। आपका रद्द-ए-अमल? अस्सलाम वालेकुम। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि आप खुद बेहतर समझते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट उनकी डीसी उनका, डीपीओ उनका, कमिश्नर उनका, डीआईजी उनका, हाजिर वहाँ पे एक सूबाई मिनिस्टर एजुकेशन का, उनका तमाम अमला एजुकेशन के मिनिस्टर के अंडर आता है और वो ला के वो दे रहे हैं। और वहाँ पे ना हम ना कोई और, एक हमारा पोलिंग एजेंट, तो उस सूरत में कैसे कुछ ऐसा हो सकता है? ये हार चुके हैं। अगर उनका जलसा भी आप देखें जो उनके चीफ मिनिस्टर का हुआ मेरे से 2 दिन पहले, तो वो जलसे में उन्होंने 730 कुर्सी लगाई। पूरे हज़ारा डिवीजन का जलसा हुआ, 2200 बंदा नहीं इकट्ठा कर पाए। उसकी बनिस्बत अगर आप हमारी तरफ देखें तो मैं कोई अपनी लीडरशिप भी नहीं बुलाई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद मैंने हरीपुर के बड़े ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड भरा, ना सिर्फ उसको भरा बल्कि उससे डबल लोग बाहर भी मौजूद थे। तो ये अभी एक फेस सेविंग चाह रहे हैं इमरान खान के सामने अपने आप को, वो हिंदको में कहते होते हैं, चिट्टा करने की कोशिश। तो ये वो कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज दे हैव लॉस्ट द इलेक्शन। आपके ख्याल में ये इतना बड़ा जो सेटबैक है पीटीआई के लिए, इसकी बुनियादी सबब क्या है इसका?
मैं समझता हूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करूँ कि यहाँ का यूथ जो है वो स्पेशली इनसे नाना है। हरीपुर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, इन्होंने 13 साल में कोई हॉस्पिटल नहीं बना पाए। इवन के जो बने हुए थे वो भी बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। कोई तालीम के शोबे में इन्होंने कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं की। लोगों को जो ख्वाब दिखाए गए थे वो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। स्पेशली ये इंडिया से जो जंग हुई उसके बाद तो लोगों का सोचने का अंदाज ही बदल गया। ये तो बताया जाता था कि खुदा न खासा हमारी फौज ऐसी है, ये तो किसी काम की नहीं, ये है वो है। अब अल्लाह के फजल से वो हो गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक इज्जत मिल रही है। आज अगर आप अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर 42 बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, तो ये जो स्पेशली यूथ है, अगर आप मेरे जितने भी प्रोग्राम्स देखें तो उनमें मेरी पब्लिक गैदरिंग जितनी भी होती थी 80% जो है या 85% यूथ रिप्रेजेंट कर रही थी। मेरा सोशल मीडिया खालिस यूथ चला रहा था। और मुझे पीटीआई की जो 2024 या 18 में जिन लोगों ने इनके लिए काम किया था, कैसे इन्होंने रैगिंग की थी, इन्होंने कैसे वो ये जब इन्होंने शैतानी की थी उस अपने दौर में फैज़याब हुए थे, एक एक चीज आगे मुझे दी गई और मुझे बताया गया इनके अपने उन लड़कों की तरफ से। पीटीआई का वर्कर इनकी लड़ाइयों से तंग आ गया है। आज तक ना कोई एमपीए जख्मी हुआ, ना कोई एमएनए जख्मी हुआ, और उमर अयूब ने वो टिकट भी अपने घर में रखा। ऐसे बहुत से अवामिल इकट्ठे हुए जिसका हमें एडवांटेज मिला और अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने ये सीट जीती है। शफी जान, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बाबर नवाज साहब की बातें मैंने सुनी। बाबर नवाज ने तो अपनी फतह ट्रम्प से लेके सारे को क्रेडिट दे दिया, लेकिन देखिए बात वही है कि बाबर नवाज साहब को भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वो फॉर्म 47 के ज़रिए ही जीती है। और मैंने आपके प्रोड्यूसर को काफ़ी सारे फॉर्म 45 भी भेज दिए हैं जो अपनी स्क्रीन पर दिखा भी सकते हैं। दिखाएं जिनके जो फॉर्म इन्होंने भेजे हैं, दिखाएं को मैनिपुलेट करके। और दूसरी बात यह कि बाबर नवाज भी लाइन पे मौजूद है और इनसे पूछेगा कि क्यों आखिरी रात आरओ ऑफिस को ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया था। ये कमेटी का ग्राउंड है, सर्टस ग्राउंड उसको कहते हैं। डिग्री कॉलेज बॉयज़ से आरओ ऑफिस को उठा के वहाँ पे क्यों मुंतकिल किया। तो ये सारी बातें बाबर नवाज साहब को भी अच्छी तरह पता है। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि जो जंग है, इंडिया से जो जंग जीती है उसका क्रेडिट भी है लेने कि नवाज शरीफ ने उसको डिज़ाइन किया तो इस वजह से मैं इलेक्शन जीता हूँ। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा। बाकी तो ये ट्रम्प तक सारा सबको क्रेडिट दे दिया। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की मेन पार्टी है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का गढ़ है, किला है। फॉर्म 45 पे हम जीते हुए हैं, हम इंटैक्ट है। इनको लग पता जाएगा जब ये सारी जो हमारी पाबंदियाँ ख़त्म होगी वो तहरीक इंसाफ ग्राउंड पे होगी। अच्छा शफी जान साहब, आपका तो जवाब आ गया। बाबर नवाज खान, आपका शुक्रिया। हमारे साथ कुंवर दिलशाद साहब शामिल हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन। कुंवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आज आपका एक आर्टिकल सामने आया है जिसमें बहुत सारा आपने पॉलिटिकल एनालिसिस दिया। 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया है, नए सूबों का तज़किरा हो रहा है। क्या चीज़ होने वाली है 28वीं तरमीम में? पहले नए सूबे बनेंगे, पहले एनएससी वार्ड आएगा, या कुछ और होगा? नहीं, 28वीं अमेंडमेंट में सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि 27वीं अमेंडमेंट में ये बातें आनी थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी के दबाव के तहत वो उन्होंने विड्रा कर लिया। अब ये 28वीं अमेंडमेंट में इसलिए आ रहा है कि सूबे जो हैं वो एक बहुत बड़ी डिमांड हो रही है कि पाकिस्तान में सूबे बनाए जाएंगे। उस सूबे बनाने के लिए तमाम इख्तियारात जो है वो सूबाई असम्बली के पास है। जब तक सूबाई असम्बली 2/3 मेजॉरिटी के तहत वो करारदाद मंजूर नहीं करती तो सूबे नहीं बन सकते। अब वो जो है वो सूबाई हुकूमत का इख्तियारात को देकर फेडरल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है आर्टिकल 239 में कि तमाम सूबे बनाने के लिए वफाकी हुकूमत की सवाबदीद पर किया जाएगा और कौमी असम्बली की तमाम इख्तियारात तकवीज कर दिए जाएंगे। एक तो ये बड़ी तब्दीली। दूसरी तब्दीली होनी है आइन की आर्टिकल 140A में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, जो MQM का बड़ा पुराना मुतालबा है, तो वो उसके मुताबिक भी तब्दीली करके वो वफाक को दोबारा मिल जाएगी। तमाम लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने के लिए उसी तरीके से इंतखाब होंगे जैसे कौमी असम्बली डिजॉल्व होने के बाद 90 दिन में इंतखाब होते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें आ रही है। तीसरी नंबर आ रही है NFC का, नेशनल फाइनेंस का भी आ रहा है, एजुकेशन का भी आ रहा है। ये जब तमाम मुतालबे जब पेश हो जाएंगे 28वीं अमेंडमेंट में, तो ये पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल्स पार्टी तो बार बार डिमांड कर रही है कि हमने इस जो है 18वीं अमेंडमेंट को नहीं छेड़ना।
18वीं अमेंडमेंट में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। तो कुंवर साहब फिर नजर पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो फिर मुखालफत करेगी ना, नए सूबे बनने की भी मुखालफत करेगी, एनएफसी की वो पहले मुखालफत कर रहे हैं, लोकल बॉडीज पे उन्होंने साथ नहीं दिया, तो पीपल्स पार्टी की बाजू में रोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो साथ नहीं आएगी। ये तो सियासत में बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। वही नदीम साहब, आपकी तो बड़ी गहरी नजर है तमाम सियासी मामलात पर भी, इंटरनेशनल पर भी आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा वसी तजर्बा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के दिन गिने जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने, आप सबसे पहली बात यह है कि पंजाब में इनको 6 नशिस्तें कौमी असम्बली के मिलने के बाद इनको वफाक की कौमी असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी मिल गई है। 170 के लगभग इनके पास वोट जो है बन गई है, छोटी छोटी जमातों को शामिल करके, और 132 तो मुस्लिम लीग एन के पास आ गई है। अब इन्हें पीपल्स पार्टी की हमायत की जरूरत नहीं है। ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद नजरिया जरूरत के तहत नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाया था। ये में 2 गवर्नर भी दे दिए और चेयरमैन सेनेट भी दे दिया और खुद सदर भी बन गए आसिफ अली जरदारी साहब। अब ये सारे मामले पर असर गौर करने के बाद सबसे पहले पंजाब के गवर्नर को तब्दीली करने का एक फैसला हो जाएगा कि हम पंजाब के गवर्नर को तब्दील करेंगे। मरीम नवाज मुतालबा करेगी कि चूंकि पंजाब में हमारी एक्सपीरियंस आ चुकी है, वफाक में भी आ चुकी है, अब हमें जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल करने की। तो ये पंजाब का गवर्नर का भी दिन गिने जा चुके हैं और वफाक में भी सदर जरदारी साहब भी जब देखेंगे कि 18वीं अमेंडमेंट खत्म हो रही है तो वो भी अपने सियासी जरूरत के तहत मुमकिन है कि वो भी इत्तेहाद से निकल जाएं। अच्छा, वो इत्तेहाद से निकलेंगे तो नया सेटअप हो जाएगा, नए इंतखाबात भी आ जाएंगे। हमें नजर आ रहा है कि 2026 के एंड में नए इंतखाबात हो जाएंगे। सर फिर आपका तो तजिया ये हुआ कि सबके दिन गिने गए। बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं। दिन गिने जा क्या है, आइए बैठे हुए हैं डॉक्टर फजल तारिक साहब महसूस करेंगे ना कि हमें अब पीपल्स पार्टी की क्या जरूरत है। इनको तो सर डॉक्टर साहब तो खुद परेशान हो गए, आपने तो कहा इनके भी दिन गिने जा चुके हैं। 26 में नए इलेक्शन करवा रहे हैं, वो तो खुद परेशान होंगे। फिर नया सेटअप आएगा। देखो मुल्क के अंदर सूरत अच्छी नहीं जा रही। अब बलोचिस्तान में भी हालात खराब आ रहे हैं, केपी में भी देखो, केपी में देखें आप, एफसी के हेड क्वार्टर पे हमला हुआ आज। जबकि मैंने एफसी का विजिट किया हुआ था जब जनरल हारून असलम थे कोर कमांडर, मुझे उन्होंने इन्वाइट किया था। देखें आप एफसी को, देख कितना शानदार सिस्टम था वहाँ। ये सारी चीज को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि अब ये एक नया सेटअप लेके आएंगे कि अब लोगों के अंदर जो एक पीपल्स पार्टी के साथ साथ पीटीआई के साथ साथ जो मामला चल रहे हैं, ये उसका एक ही हाल है कि अरसरों इंतखाबात करवा के अब सबको हम एक ही टेबल पे ले आए, एक ही जगह। डॉक्टर तारिक साहब से इसका जवाब ले लें। डॉक्टर साहब बड़ा जामे किस्म का तजिया दिया है कंवर साहब ने। अब आपका रद्दमल बताएं 28वीं तरमीम में क्या करेंगे और आपके साथ क्या होगा? नहीं, कंवर साहब जो हैं माशाल्लाह साबिक सेक्रेटरी रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। मैं 2008 में जब पहली दफ़ा इलेक्शन जीता इस्लामाबाद से, तो उस वक्त कंवर साहब सेक्रेटरी उन्हीं की मेहरबानी से जीते थे और बड़े नहीं, उन्होंने मुझे वोट दिया था। वैसे ये बात ठीक है आपकी कि मैं उनकी मेहरबानी से जीता था लेकिन वो बड़े एक मुदब्बर और बड़े दयानतदार और बड़े एफिशिएंट ऑफिसर रहे हैं। दूसरी बात ये है जी कि जो उन्होंने तजिया किया है उसमें तजिए से ज़्यादा पेश गोइयाँ हैं, पॉलिटिकल जो पेश गोइयाँ हैं वो उन्होंने की हैं। मैं 2026 में दूर दूर तक इंतखाबात को नहीं देख रहा और इस वक्त जो मार्का हक से लेके आज तक वो एक बड़ा, आप ये कहें कि बदनाम ज़माना वर्ड इमरान खान के दौर में हो गया था कि एक पेज पे, मैं एक पेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन मौजूद है, ख़ास तौर पे मैंने मार्का हक का नाम इसलिए लिया, उससे पहले भी थी, लेकिन उस वक्त टाइमली कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिलिट्री लीडरशिप एंड द सिविल लीडरशिप, अल्लाह के फजल से आपने बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया के ख़िलाफ़ हासिल की और वो कोऑर्डिनेशन जो है वो जारी है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म के लिए, और एनएफसी में भी जो बात हम रिव्यू की बात कर रहे हैं उसमें डेट सर्विसिंग के साथ साथ ये चीज़ शामिल है कि पाकिस्तान के हर सूबे में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा होती है, खुदा न खासा दहशतगर्दी हो, कोई नेचुरल कालमिटी हो, कोई कुदरती आफात जो होती हैं, आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हम वक्त तैयार होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए।
तो अगर आप उन 28वीं में क्या एनएफसी वार्ड रिव्यू कर रहे हैं और साथ सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का भी और डेट सर्विसिंग का भी, ये सारी चीजें रिव्यू, ये सारी चीजें शामिल हैं उसमें, बाशमूल जो हमने करिकुलम की बात की थी कि उसमें कोई यकसा करिकुलम होना चाहिए, ये सब 28वीं आईनी तरमीम का ये उसका हिस्सा होंगे। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये फिर कब तक आप इसके ऊपर पेशरफ करेंगे? मैं आपके टाइमलाइन के बारे में तो अभी कोई पेशगोई नहीं कर सकता, आपको पता है मैं पेशगोइयाँ करने वाला पॉलिटिकल, लेकिन एटलीस्ट बीइंग फेडरल मिनिस्टर आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये चीज़ें उसका हिस्सा हैं 28। देखिए 27वीं तरमीम का ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, ये मुकम्मल होना है, और अगर ये मुकम्मल ना होना होता तो ये 27वीं तरमीम में आता क्यों? ये सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं हम लाए थे। अगर कंसेंसस पैदा हो जाता तो ये सारी क्लॉजेस 27वीं तरमीम में पास हो जाती। अब अनफिनिश्ड एजेंडे के तौर पर ये रह गई हैं, कंसेंसस बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह और ले आएंगे। और मैं एक और बात, पाकिस्तान चूँकि पीपल्स पार्टी का बार बार जिक्र है, हमारे लिए पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप बड़ी काबिल एहतराम है, प्राइम मिनिस्टर उनका बड़ा रिगार्ड करते हैं, वो हमारे साथ चलेंगे, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। सादा अक्सरियत 169 मेंबर्स पे होती है, हमारे पास 170 आ गए हैं माइनस पीपल्स पार्टी देखा जाए, लेकिन वो हमारे साथ हैं और हमने मिल के इस मुल्क की और सिस्टम की खिदमत करनी है इंशाल्लाह। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, शफी जान साहब, कुंवर दिलशाद साहब और इसके अलावा बाबर नवाज खान और पलूशा खान हमारे साथ थी। सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।